नमस्कार। आज हम 1857 के विद्रोह पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास स्रोत है 1857 विद्रोह की चिंगारी और क्रांति के कुछ हिस्से, और हमारा मकसद रहेगा कि इस पूरी उथल-पुथल के पीछे के कारण क्या थे, क्या खास घटनाएं हुई और कौन थे वो अहम लोग। तो कहानी शुरू होती है दिसंबर 1856 से, जब अंग्रेजों ने फैसला किया कि वो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक हटाकर नई एनफील्ड राइफल लाएंगे। और फिर जनवरी 1857 आते आते एक अफवाह मतलब तेजी से फैली हाँ, ये अफवाह। कि इन नई राइफलों के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी है। और लोड करने से पहले इन्हें दांत से काटना पड़ता था। जी तो सिपाहियों में एकदम खलबली मच गई। उन्हें लगा कि ये तो उनके धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश है। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक कारतूस और उससे जुड़ी एक अफवाह ने कैसे कितना बड़ा माहौल गरमा दिया। हाँ, ये बात सही है कि कारतूस वो चिंगारी थी जिसने आग भड़काई। पर देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि बारूद तो पहले से इकट्ठा हो रहा था। मतलब अंग्रेजों की जो नीतियां थी ना, हाँ, जमीन हड़पने की नीति, जैसे वो लैप्स का सिद्धांत था, या फिर भारी टैक्स वसूलना, इनसे शासक, जमींदार, किसान सबके सब परेशान थे। अच्छा। तो ये गुस्सा तो अंदर ही अंदर मतलब पनप रहा था। और जो आज के इतिहासकार हैं वो भी यही मानते हैं कि ये चर्बी वाले कारतूस बस एक, जिसे कहते हैं, तात्कालिक कारण बन गए। और जब अंग्रेज अफसरों ने इन अफवाहों को बिना ठीक से जांचे परखे खारिज कर दिया ना, तो शक और पक्का हो गया। तो ये जो शक और गुस्सा बढ़ रहा था, इसका पहला असर कहाँ दिखा? कुछ हुआ इसके बाद? हाँ, इसकी पहली झलक हमें मिली 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे नाम के एक सिपाही थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो ये नए कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर गुस्से में आकर उन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पर हमला भी कर दिया। अरे, हाँ, ये एक अकेली घटना थी उस वक्त, लेकिन ये आने वाले बड़े तूफान का एक संकेत जरूर थी। और फिर वो तूफान आया मेरठ से, है ना? तावन मेरठ में जो तीसरी नेटिव इन्फेंट्री थी, उसके सिपाहियों ने खुलकर बगावत कर दी। अच्छा। उन्होंने कारतूस छूने से इनकार कर दिया, अपने अफसरों पर गोलियां चला दी, जेल तोड़ दी और अपने साथियों को छुड़ा लिया। और फिर सब ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली की तरफ? जी। और देखिए, सिर्फ 2 दिन में, मतलब 12 मई तक, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया। 2 दिन में? हाँ, और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। विद्रोह का संदेश फैलाने के लिए कमल और रोटी को प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पर कब्जे की खबर ने तो फिर आग में घी डालने जैसा काम किया होगा। बिल्कुल सही कहा, आग में घी जैसा ही। विद्रोह बहुत तेजी से उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैल गया। और दिलचस्प बात ये थी कि हर जगह नेतृत्व अलग अलग लोगों के हाथ में था। इससे पता चलता है कि असंतोष कितना फैला हुआ था। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, उनका नाम तो आज भी हर कोई जानता है। बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका असली नाम मणिकर्णिका था, वो अंग्रेजों की जो लैप्स की नीति थी ना, उसकी शिकार हुई थी। हाँ, वो जिसमें अगर राजा का अपना बेटा ना हो तो। हाँ, तो राज्य कंपनी का हो जाता था। इसी के तहत 1853 में झांसी को हड़प लिया गया था। रानी ने इसे माना नहीं और 4 जून 1857 को उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। वो आखिरी दम तक लड़ी और 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास शहीद हो गई। उनकी बहादुरी का आलम ये था कि जो अंग्रेज जनरल था ह्यूज रोज, जिसने उन्हें हराया, उसने भी लिखा था, और ये बहुत मशहूर है, कि यहाँ वो औरत सो रही है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। कमाल है। दुश्मन जनरल भी उनकी वीरता को मान रहा था। अच्छा, और लखनऊ में कौन था? वहां का मोर्चा किसने संभाला? लखनऊ में कमान संभाली थी बेगम हजरत महल ने। अवध को भी अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था, तो वहां भी लोगों में बहुत गुस्सा था। अच्छा। बेगम ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर उनको नवाब घोषित किया और अंग्रेजों से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। हालांकि मार्च 1858 में अंग्रेज लखनऊ पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। और कानपुर की बात करें तो नाना साहेब और तात्या टोपे का नाम आता है। जी हाँ, कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, जिनका असली नाम धोंदू पंत था। उन्होंने नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। और उनके सबसे काबिल सेनापति थे तात्या टोपे।
असली नाम रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे ने तो कमाल की गुरिल्ला रणनीति अपनाई थी। बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों को परेशान किया उन्होंने। हाँ, सुना है उनके बारे में। लेकिन अफसोस के उनके ही एक साथी मान सिंह, उन्होंने विश्वासघात किया और अप्रैल 1859 में उन्हें पकड़वा दिया। फिर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। ये तो बड़े नाम हो गए, लेकिन इनके अलावा भी तो कई और नेता रहे होंगे जिन्होंने अपने अपने इलाकों में इस लड़ाई को जारी रखा। हाँ, निश्चित रूप से बहुत से थे। जैसे बरेली में खान बहादुर खान थे, जिन्हें बहादुर शाह जफर ने वाइसरायदी बनाया था। फिर बिहार में जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह, 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 80 साल? जी। असम में दीवान मनीराम दत्त ने कोशिश की, पर उन्हें जल्दी पकड़कर फांसी दे दी गई। राजस्थान में औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये सब बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। अहमदुल्ला शाह तो अंग्रेजों के लिए मतलब एक बड़ा सिरदर्द बने रहे थे। तो अगर हम सार देखें तो एक तरह से एक फौजी मुद्दे ने उस बड़े असंतोष को बाहर ला दिया जो अंग्रेजी राज की नीतियों की वजह से सालों से पनप रहा था। ये सिर्फ सिपाहियों का गदर नहीं था फिर। इसमें तो राजे रजवाड़े, जमींदार, किसान, धार्मिक नेता सब शामिल हो गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विद्रोह भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया, मतलब अंग्रेजों को भारत से निकाल तो नहीं पाया। हाँ। लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें जरूर हिला दी थीं। इसका असर इतना गहरा पड़ा कि भारत पर शासन करने का तरीका ही बदलना पड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और हाँ, ये सोचने वाली बात भी है कि ठीक है, 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, पर क्या इसने कहीं ना कहीं भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक तरह की जमीन तैयार नहीं की? ये जो नायक नायिकाएं थीं, इनकी कहानियां, इनकी कुर्बानियां, क्या ये सिर्फ एक हारी हुई लड़ाई की कहानी है, या फिर ये उस जज्बे का प्रतीक है जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई को इतनी ताकत दी? इस पर सोचना तो बनता है।